जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसका वोट होना चाहिए। जिसका वोट नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बैंक और वसूली करना चाहते हैं उसके दादा का, परदादा का, बाप का, पत्नी का, भाई का, सबका नोटिस लेना चाह रहे हैं। मतलब उनका कोई जरूरी नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट पुरुष के लिए 8वीं और महिला शेड्यूल्ड कास्ट और महिला सामान्य वर्ग के लिए 8वीं और पुरुष सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना जरूरी। कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि सारा लोन क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। किसी भी जगह पे आपका वोट होना वो अपने आप में डोमिसाइल का प्रूफ है। एक चीज और चाहिए कि चूल्हा टैक्स होता है गांव में, उसकी रसीद कटवानी, इसको माड़ भी बोलते हैं गांव में, नंबरदार उसकी पर्ची काट के देगा। वो भी अगर आपका पेंडिंग है तो वो भी भर सकती है कि आपके पास पंचायत की किसी भी जमीन पे अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। जिसको 6 महीने से ज्यादा की सजा होगी है और सजा हुए 5 साल से कम है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पंचायत चुनाव जो 2 साल लेट थे उसके बाद भी लोगों में जो उसके बारे में जिज्ञासा है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए, पोल करने वाले अपना वोट पोल करे और जिसको चुनाव लड़ना हो चुनाव लड़के एक जो पंचायत की जो ग्रामीण जो सरदारी होती है उसको वो हासिल कर पाए। लेकिन होता ये है कि लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब वो नामांकन भरने जाते हैं तो नामांकन में उनके कुछ गड़बड़ होती है या नामांकन भरने में क्या कानूनी शर्त होती है, क्या सरकार ने शर्त लगाई है, वो उनको मालूम नहीं होता। तो आज हमारे साथ एडवोकेट विक्रम मित्तल निसार, उनसे एक बार बातचीत करना चाहते हैं कि पूरे कानूनी पहलू क्या है कि ताकि जो फार्म भरना चाहता है वो फार्म भरने में कोई गड़बड़ न करे और जो कानून कायदे और शर्त जो सरकार ने लगाई है उसको भी अच्छे से जान पाए। और जो इनकी भी कोई मदद लेने की बात है तो वो अपने संबंधित जो भी वकील है या एडवोकेट विक्रम मित्तल का भी हम नंबर इसमें डाल देंगे, उनसे भी आप सहायता ले सकते हो। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो फंसते लोग वहाँ पे है कि कुछ उनको शर्त नहीं पता कि क्या क्या शर्त लागू हुई है या उनको दूसरी तीसरी जानकारियाँ नहीं हैं और कई बार तो फार्म रिजेक्ट हो जाता है या बहुत लोग तैयारी करते हैं, पता चलता है वोटर लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है। तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी गहनता से हम इस पर बात करना चाहते हैं। चुनाव के लिए कुछ न्यूनतम शर्तें हैं, उनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद किसी का कोई सवाल होगा तो उस पर बात कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसका वोट होना चाहिए। जिसका वोट नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता और अभी वोट बनने का टाइम भी जा चुका है, अब दोबारा नया वोट नहीं बन सकता। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है 21 साल है। कई लोग ये समझ रहे हैं कि जिसका वोट बन गया वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। वोट 18 साल वाले का बन सकता है परंतु चुनाव सिर्फ 21 साल जिसकी उम्र है वही लड़ सकता है। अब आगे है इसके क्वालिफिकेशंस को लेके कुछ सवाल हैं। जो पुरुष हैं सामान्य जाति के, उनकी क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए 10वीं है। 10वीं पोस्ट होना, कोई भी पद हो उसके लिए 10वीं ही रहेगी। जो महिला है सामान्य जाति की उसके लिए 8वीं की न्यूनतम योग्यता है, वो हर पोस्ट के लिए है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट पुरुष है वो हर पद के लिए 8वीं चाहिएगा, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, जो भी है। सिर्फ एक पंच के पद के लिए एससी महिला जो है उसको एक छूट दी गई है कि एससी महिला जो 5वीं पास है वो पंच का चुनाव लड़ सकती है। बाकी सभी चुनाव में शेड्यूल्ड कास्ट पुरुष के लिए 8वीं और महिला शेड्यूल्ड कास्ट और महिला सामान्य वर्ग के लिए 8वीं और पुरुष सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट महिला के लिए सिर्फ पंच में छूट दी गई है कि वो 5वीं पास भी आवेदन कर सकती है। इसके अलावा और किसी चीज़ में कोई छूट नहीं है, सिर्फ पंच के लिए। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं और हमने एक पोस्ट डाली थी, उसके बाद से बहुत सारे लोगों के इस बारे में फ़ोन आए हैं कि वो ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि सरपंची के लिए भी एससी महिला 5वीं पास चल सकती है। कि बिल्कुल नहीं चल सकती, सिर्फ पंच के लिए है और किसी पोस्ट के लिए नहीं है। इसके अलावा जो, इसलिए इससे रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग आपको अपनी डीएमसी लगानी है। अगर किसी के पास डीएमसी नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है और कोई भी आपको स्कूल पास का प्रूफ देना है कि भाई वो इतनी योग्यता उसकी पूरी है। दूसरा, इसके अलावा 3 जगह से नो ड्यूज चाहिए उसको। एक नो ड्यूज चाहिए प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी,
इसको मिनी बैंक भी बोलते हैं, अलग अलग गाँवों में कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगी। एक है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसका नो ड्यूज भी उसी मिनी बैंक में जो मिल जाएगा। ये दोनों नो ड्यूज लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा एक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसको लैंड मॉर्गेज बैंक भी बोलते हैं, उसका भी नो ड्यूज लेना पड़ेगा। ये 3 बैंकों का नो ड्यूज उसको लेना पड़ेगा। ये जो लैंड मॉर्गेज बैंक है, नाम बहुत कम सुना है, ये जिले पे इनका मुख्यालय है या कैसे? मुख्यतः ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलता है, बाकी अलग अलग जगह पे मिल सकता है। लैंड मॉर्गेज की ब्रांचें भी हैं, परंतु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये जरूर मिलेगा। और इसको लेके कई तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह के फ़ोन आते हैं, इवन अधिकारी भी और बहुत सारे लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नो ड्यूज जो चाहिएगा, जो चुनाव लड़ रहा है उसी का नो ड्यूज चाहिएगा। इसके अलावा अब इसके नाम पे, चुनाव के नाम पे बैंक वसूली करना चाहते हैं, उसके दादा का, परदादा का, बाप का, पत्नी का, भाई का, सबका नो ड्यूज लेना चाह रहे हैं। मतलब उनका कोई जरूरी नहीं है आपका साथी करना? किसी के नो ड्यूज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ कैंडिडेट के नो ड्यूज की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, किसी व्यक्ति का लोन चल रहा है और ठीक ठाक वो भर भी रहा है रेगुलरली, उसको कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि सारा लोन क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, वो डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफ़ाल्टर है तो उसको पेमेंट सारी करनी पड़ेगी। अगर वो रेगुलर है तो ये लिख के देंगे कि इसका लोन अकाउंट है, परंतु वो डिफ़ाल्टर नहीं है और उसको नोटिस देंगे। तीसरी बात जो आ रही है कि जिसका खाता नहीं है वो नोटिस कैसे लेगा? जिसका खाता नहीं है उसके बारे में भी वो जाएंगे और बैंक वाले लिख के देंगे कि इसका बैंक में कोई खाता नहीं है और इसका नो ड्यूज दे देंगे कि इसकी तरफ कोई बकाया नहीं है। ये बैंकों से संबंधित है। इसी तरीके से एक नो ड्यूज जो लेना है, बिजली महकमे का नो ड्यूज लेना है। बिजली महकमे वाले भी वही जो कैंडिडेट है उसका नो ड्यूज वो देंगे। उसके नाम मीटर है तो उसका जो बकाया वो भरवा लेंगे। अगर उसके नाम मीटर नहीं है तो बाप के, दादा के, भाई के, बहन के भरने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये नो ड्यूज उसको चाहिए। यही डॉक्यूमेंट, एक फार्म भरना है, फार्म के साथ 2 एफिडेविट लगेंगे और उन एफिडेविट के साथ एक 10वीं या जो योग्यता की डीएमसी लगेगी, एक बिजली बोर्ड का नो ड्यूज लगेगा और 3 बैंकों के नो ड्यूज लगेंगे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बैंक में वो डिफॉल्टर है, जो मान लो जैसे एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, किसी भी यानी भी बैंक में, या केसीसी का उसके ऊपर कोई वो है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें। जो 3 बैंक मैंने बताए हैं उसी का नो ड्यूज लेना है। इसके अलावा स्टेट बैंक का, पीएनबी का, सर्व हरियाणा का, किसी भी बैंक का कोई नो ड्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग आपको बका सकते हैं, आपको ये मिसगाइड कर सकते हैं कि सारे बैंकों का चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये, जैसे किसान कार्ड बनवाया हुआ बहुत, उसमें किसान कार्ड में अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसका भी कोई नोटिस की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इन 3 बैंकों से अगर कोई किसान कार्ड है, केसीसी है या होम लोन है या कोई भी चीज़ है, इन 3 बैंकों की अगर कोई भी पेंडिंग आपके पास है तो वो भरना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी बैंक का कुछ भी है अभी आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। और एक सवाल हमारे पास आ रहा है कि डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है। सारे अधिकारी ये कह रहे हैं डोमिसाइल, कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी जगह पे आपका वोट होना वो अपने आप में डोमिसाइल का प्रूफ है। डोमिसाइल अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आप राशन कार्ड देना चाहें दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के एक सवाल ये आ रहे हैं कि जी हमारे आधार कार्ड में या डीएमसी में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आपको आधार कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैन कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई कास्ट की रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ये अधिकारी ये कह सकते हैं कि जी आपका ये फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, तब आपको ये थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं जी, रिजेक्ट हो जाएगा, कर देना। कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता फार्म, क्योंकि कानूनन ये है, कैंडिडेट का सिर्फ ये मांगा गया है कि उसको डिक्लेरेशन देनी है, वो डिक्लेरेशन आपकी झूठी ना हो, इतना सफिशिएंट है। एक सवाल और है कि मान लो किसी ने पहले चुनाव लड़ा है और पहले जब चुनाव लड़ा पंचायत में किसी भी उस तरह का, और उसने उस नॉर्म्स जो खर्च इतना किया नहीं किया वो जमा करवाया, नया कई बार नोटिस आते रहते हैं, उसके बारे में भी कोई इस पे है आपका?
अगर किसी व्यक्ति ने पिछला चुनाव लड़ा था और अगर वो खर्चा नहीं जमा कराया तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर उसके वो खर्चे के लेके डिस्क्वालीफाई है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये सही कंडीशन है। तो कैसे चेक करना पड़ेगा वो, और क्या उसको करना सही है भी? वो चेक करना पड़ेगा पंचायत विभाग की, इलेक्शन कमीशन की साइट पे उनके नाम डले हुए हैं कि जो डिस्क्वालीफाई है सिर्फ खर्चा ना जमा कराने की वजह से, वो अपना नाम वहाँ चेक करें। अगर उनका नाम वहाँ है तो वो नहीं लड़ पाएंगे, अगर नहीं है तो वो लड़ सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और चाहिए कि एक चूल्हा टैक्स होता है गाँव में, उसकी रसीद कटवानी पड़ेगी। एक है एग्रीकल्चर रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं, जिसको माड़ भी बोलते हैं गांव में, नंबरदार उसकी पर्ची काट के देगा, वो भी अगर आपका पेंडिंग है तो वो भी भरना पड़ेगा। एक शर्त ये है कि आपके पास पंचायत की किसी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कुछ शर्तें हैं। क्या इसमें ये भी कि कोई केस चलता हो, मान लो किसी का पंचायत की ज़मीन पे कब्जा केस चल रहा है, तो ऐसा कुछ है क्या कि अब फाइनल कोई फैसला आ चुका हो इसके बारे में? क्योंकि बहुत लोगों के पास तो ज़मीनों पे कब्जे हैं गाँव में। तो जिनके पास ज़मीन पे कब्जे हैं और जिनको पंचायत ने नोटिस दे रखा है और अगर किसी और ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसका फार्म पे आपत्ति आ सकती है। और इसके अलावा जहाँ तक बाकी केसों का जिक्र है, कोई भी व्यक्ति जिसको 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा होगी है और सज़ा हुए 5 साल से कम है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, अगर किसी के खिलाफ केस पेंडिंग है और केस ऐसा FIR दर्ज है जिसमें 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि चार्ज फ्रेम हो गए या नहीं हुए। अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो वो नहीं लड़ पाएगा, अगर नहीं हुए तो लड़ सकता है। और इस बाबत बहुत से अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, कोई पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत क्योंकि ये जो जितना भी है, चाहे वो बिजली का बिल बनवाने के नाम पे, बिजली का बिल है पिताजी के नाम पे या भाई के नाम पे, ऐसे ही पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे बहुत बड़ी लूट चली हुई है कि लोग तंग करते हैं कि आपको ना कोई साथी का उनका केस दर्ज हुआ होगा, उसकी वेरिफिकेशन के नाम पे पैसा लिया जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इसमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फार्म में जानकारी देनी है कि मेरे खिलाफ ये केस था या ये केस है या ये है, वो जो जानकारियाँ आपने उसमें भरनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, फार्म में जो जानकारी कुछ मांगी गई है, पैन कार्ड का नंबर मांगा गया उसमें भरना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपको भरनी है, उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। LIC वगैरह मांगी गई है वो आप भर सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंट कोई अटैच नहीं करना। इसी तरीके से एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में पूछा है, वो आप भरिए उसमें, परंतु उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपकी DMC लगेगी, 3 बैंकों के नो ड्यूज लगेगा और बिजली का नो ड्यूज लगेगा। और अगर कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की कोई पहचान पत्र और ये कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, वोटर लिस्ट ऑलरेडी जो नामांकन लेगा उसके पास है, वो वहाँ से वेरीफाई कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट के नाम पे मिसगाइड किया जा रहा है, लोग भागम भाग हो रखे हैं और उनको बुरी तरह परेशान किया जा रहा है। और ये आज बहुत सारे अखबारों में भी नो ड्यूज के बारे में छपा है, बिजली के नो ड्यूज के बारे में भी छपा है। तो ये नो ड्यूज के नाम पे वसूली की जा रही है, जो कि इस टाइम पे उचित नहीं है। तो कास्ट का एक और फैक्टर है कि बहुत मतलब हमने देखा कि इंटर कास्ट जो शादियां हैं उस कास्ट में थोड़ी सी ये जानकारी चाहिए। लोगों में भ्रम है कि हमने चुनाव लड़ना है तो दूसरे कास्ट की लड़की से शादी कर ले, तो जाति बदलती है या नहीं बदलती, ये थोड़ा सा एक बार हमें हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कास्ट कि लड़की की जाति कौन सी काम करेगी, पति की जाति उसकी मानी जाएगी या उसके जो पिताजी की या खुद की जाति वो मानी जाएगी? किसी भी व्यक्ति की कास्ट उसके जन्म से है और किसी भी चीज़ से उसकी कास्ट नहीं मानी जाएगी। अगर कोई किसी भी जगह शादी कर लेता है तो उसकी कास्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर कोई दलित लड़की है, अगर वो जनरल कास्ट के साथ मैरिड हो जाती है तो उसकी कास्ट दलित रहेगी और वो जनरल कास्ट का माना जाएगा। और इसका उल्टा कर लो कि कोई लड़की सामान्य वर्ग की है और वो शेड्यूल्ड कास्ट लड़के से शादी कर लेती है तो लड़की की कोई कास्ट नहीं बदलेगी, लड़की भी सामान्य वर्ग की ही रहेगी। अगर उनके जो बच्चे हैं उनको कोई बेनिफिट लेना है, मान लो अभी चुनाव में भी कोई बेनिफिट लेने की बात है, तो उनके बच्चे कौन सी कास्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं? बच्चे जो है वो मेनली फादर की कास्ट को कैरी करेंगे, जो फादर की जाति है उसी के हिसाब से चलेगा।
हालांकि इस पे कई कोर्ट्स की अथॉरिटियां हैं कि अगर ऐसा कोई केस हो कि बच्चे होने के बाद हस्बैंड वाइफ अलग रहने लग गए और फिर जो बच्चा है जिस परिवेश में रहेगा, शेड्यूल्ड कास्ट वाले परिवेश में रहेगा तो उसकी कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट मानी जा सकती है, और अगर जनरल वाले परिवेश में रहेगा तो जनरल की मानी जा सकती है। परंतु अदरवाइज जो है फादर की जो कास्ट है उसी के हिसाब से उसका काम चलेगा। और कोई पंचायत के संदर्भ में कोई और नई कोई गाइडलाइन आई हो आपके? क्योंकि एक बहुत बार ये देखा कि लोग ना, जब ये एजुकेशन की जब लगाई गई, 10वीं की जब लगाई गई, 8वीं की लगाई गई, तो लोग बहुत बाहर से ले आए, जैसे डीएमसी। तो ऐसा भी कुछ हुआ कि बोर्ड एक जानकारी तय करता है कि इनको वैलिड होगी, तो ऐसा भी कुछ है क्या कि डीएमसी आपने किसी बोर्ड से बनवा ली, वो बोर्ड चुनाव आयोग मान्य नहीं करता है और फिर बाद में पता चलता है कि 2 नंबर में? देखिए, जो डीएमसी है वो आपको लगानी है, वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन उसकी हो सकती है। अगर आप वेरिफिकेशन उसको कोई भी कैंडिडेट या कोई भी अधिकारी उसको इलेक्शन से पहले कर सकता है तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। अगर नहीं होता है तो उसके जीतने के बाद, इलेक्शन होने के बाद भी अगर किसी ने गलत डीएमसी लगाई है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। हाँ। तो एडवोकेट विक्रम मित्तल हमारे साथ थे, उन्होंने पंचायत चुनाव से संबंधित बातचीत की है। और भी आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का। और एडवोकेट विक्रम मित्तल का भी हम कॉन्टैक्ट आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, दे देंगे, और उस पर भी आप सवाल कर सकते हो। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए है, फार्म भरने हैं, कहाँ जमा होगा, उसकी जानकारी भी एडवोकेट विक्रम मित्तल आपको दे सकते हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, जनमंच नई अपडेट के साथ, नए किसी और साथी के साथ आपसे हाजिर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।